प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ आज पूरी ढलान पर है। सी वोटर सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 में मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ 63% था, जो घटकर आज 33% तक उतरा है। यह बहुत भारी गिरावट है। खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने जिस तरह जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज किया, जिस तरह जनता में एक त्राहिमाम मच गया और हजारों लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में अपने जान गंवाने पड़े, और उस दौरान मोदी जी ने पूरे देश को बेसहारा छोड़ दिया, पूरी तरह इग्नोर किया और खुद देश के परिदृश्य से पूरे 25 दिन गायब रहे। इससे जनता के बीच भारी नाराजगी देखी जाती है और इसका खामियाजा भी उनको बार बार भुगतना पड़ा। पश्चिम बंगाल उनके लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव था। इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी जी ने और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की। प्राय दूसरे दिन वे पश्चिम बंगाल में नजर आते थे और गृह मंत्री अमित शाह भी देश को कोरोना महामारी के संकट में बेसहारा छोड़कर पश्चिम बंगाल की रैलियां करते थे। एक ओर देश को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का संदेश देते थे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ इकट्ठा न करना आदि उपदेश करते थे, तो दूसरी तरफ वे स्वयं पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैलियां कर रहे थे। उनकी रैलियों में 1-2 लाख लोग हुआ करते थे। वहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था, न कोई मास्क लगाते थे, न कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाता था। जनता ये खुली आंखों से देख रही थी तमाशा। इसकी नाराजगी का खामियाजा उन्हें पश्चिम बंगाल से ही भुगतना पड़ा। भारी भरकम ताकत लगाने के बाद और अनगिनत रकम खर्च करने के बावजूद भाजपा को और मोदी जी को पश्चिम बंगाल में बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी। वहाँ वे 200 सीटों का सपना देख रहे थे। मात्र 77 सीटों पर उनका रथ रुक गया और एक अकेली ममता बनर्जी ने पूरी बीजेपी के फौज को, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे धुरंधर थे, अमित शाह जैसे धुरंधर थे और कई चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री भी थे, सबको एक अकेली मर्दानी ने धूल चखा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव आए। 2016 के चुनाव में बीजेपी ने इन चुनाव में 90% सीटें हासिल कर निर्विवाद बहुमत जुटाया था, मगर अब की बार लोकप्रियता इस कदर घट गई कि बीजेपी का पहला स्थान खिसक गया। यह स्थान समाजवादी पार्टी ने हथिया लिया। बाद में कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी ने प्राप्त की और बीजेपी को मात्र 30% सीटों पर संतोष करना पड़ा। यह बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय था। चिंता इस बात की नहीं थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव, पंचायती चुनाव वे हार गए। चिंता इस बात की थी कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उस वक्त यही दौर रहा तो उत्तर प्रदेश की निर्विवाद सत्ता बीजेपी के हाथों से खिसक सकती है।
इसलिए अब तक कोरोना महामारी के दौरान कभी बीजेपी ने मीटिंग नहीं ली, मगर जैसे ही बीजेपी पंचायती चुनाव में पराजित हो गई, वैसे अमित शाह और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी की बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। इससे वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रति कितने गंभीर है इसका अंदाज आता है। इसके बावजूद किसान आंदोलन में मोदी सरकार की पूरी तरह किरकिरी कर दी। 6 माह पूरे हो गए किसान आंदोलन को, मगर जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों को प्रताड़ित किया, उन्हें खालिस्तानी करार किया, उन्हें आतंकवादी घोषित किया और पूरी जायज़ मांगे होने के बावजूद मोदी जी ने किसानों के आंदोलन को अनसुना अनदेखा कर दिया। उससे भारी भरकम नाराजगी जनता के बीच मोदी सरकार के प्रति दिखाई दी है और मोदी जी ये सब अपने कारपोरेट मित्र अदानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। इसके बारे में लोगों के मन में अब कोई आशंका नहीं बची है। इसके बावजूद मोदी जी के हर कदम उनको कीचड़ की दलदल में फंसाने जा रहे हैं। इसी दौरान मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लिया, वहाँ पे 2200 करोड़ खर्चा करके एक नया संसद भवन बनने जा रहा है और उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 13,500 करोड़ रुपए का एक प्रधानमंत्री निवास स्थान बनने जा रहा है। लोगों के बीच में यह सवाल बार बार उभर रहा है कि जहां इस देश में अस्पतालों की कमी है, ऑक्सीजन प्लांट की कमी है, हजारों लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों के अभाव में, उचित वैद्यकीय उपचारों के अभाव में मर रहे हैं और मोदी जी को सेंट्रल विस्टा की चिंता पड़ी है और मोदी जी ने इस इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विसेज में शामिल कर दिया, जहां उन्होंने इसके कारण लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नाराजगी है और अब वह विषय बार बार कुरेदने जा रहे हैं जहां मोदी जी ने 9,000 करोड़ रुपए खर्चा करके अपना आलीशान हवाई जहाज खरीदा। ऐसे 2 हवाई जहाज मोदी जी ने खरीदे हैं जिसमें सभी सुख सुविधाएं और कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्राप्त है। जनता यही पूछ रही है कि जनता से जुड़ी समस्याओं को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके मोदी जी इन गैर जरूरी चीज़ों पर क्यों ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से आज मोदी जी का ग्राफ जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे जा रहा है। आज वही स्थिति है जो कभी 2014 में कांग्रेस की थी। उस वक्त भ्रष्टाचारी कांग्रेस से तंग आकर जनता उसका रिप्लेसमेंट चाहती थी, बदलाव चाहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप मोदी जी सत्ता में आ गए और उन्होंने कांग्रेस की बरसों पुरानी सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। आज वही स्थिति मोदी जी की है। जनता मोदी जी से तंग आ चुकी है, उनका रिप्लेसमेंट चाहती है, उनको बदलना चाहती है। आज अगर चुनाव संपन्न होते हैं तो जनता का मैंडेट पूरी तरह मोदी जी के विरोध में जाएगा, मगर आज जो बॉल है वो विरोधी पार्टियों के खेमे में है। उस बॉल को अब भुनाना बाकी है। जनता पूरी तरह विरोध में है मोदी जी के, मगर उसका लाभ उठाने के लिए आगे कौन आएगा। आज बदकिस्मती से विरोधी पार्टी में मोदी जी की टक्कर लेने वाला और कोई नहीं है।
आज अपने दमखम पर मोदी जी को चुनौती दे सके, ऐसा कोई नेता नहीं आ रहा है। आज जो स्थिति निर्माण हुई है, उस स्थिति को कौन भुनाएगा? कौन आगे बढ़कर विरोधी पार्टियों का नेतृत्व करेगा? कहने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, मगर आज कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। 500 से ऊपर सांसदों की संसद में आज कांग्रेस के केवल 44 सांसद हैं और केवल 4 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी क्यों न हो, मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकती। मोदी जी को सही मायने में टक्कर देने वाला आज विरोधी पार्टी में कोई भी एक पक्ष नहीं है। हाँ, अगर विरोधी पार्टियां संगठित होकर गठबंधन बनाकर मोदी जी का विरोध करती है, तो मोदी जी को 2024 में परास्त करना कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये करेगा कौन? गठबंधन कैसा होगा? गठबंधन का नेता कौन होगा? आज जरूरत है कि विरोधी पार्टियां एक सशक्त गठबंधन बनाकर अपना एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, जैसे जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को बनाया था। कभी यह संभव है? क्या कांग्रेस और किसी को प्रधानमंत्री बनाना मंजूर करेगी? क्या मायावती अपने आप को छोड़कर दूसरे किसी नेता को दिल्ली पर तख्ता नशीन होना मान्य करेगी? क्या अखिलेश यादव मान्य करेंगे? ममता बनर्जी का ग्राफ आज काफ़ी ऊंचा है। वो एक अकेली महिला है जिसने पूरे दमखम के साथ मोदी जी को टक्कर दी है और आज भी दे रही है। ढेर सारे सितम ढाने के बाद भी वो टूटी नहीं। अगर विरोधी पार्टी चाहते हैं तो ममता बनर्जी का पर्याय एक बेहतरीन पर्याय है। पन अहंकार में डूबे और अपने आप में एक भ्रम रखने वाले नेता मुझे नहीं लगता कि किसी नाम पर एकमत करेंगे। अगर इसी तरह बिखराव रहा और इनका सशक्त गठबंधन नहीं बना, तो 2024 में मोदी जी को परास्त करना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है। क्योंकि मोदी जी भले ही लोकप्रियता के निचले पायदान पर आ चुके हो, पर आज उनके पास लगभग 35% अपना खुद का कैडर है और ये 35% लोग किसी भी सूरत में मोदी जी को वोट करने वाले हैं। मोदी जी भले पूरे देश को बेच दे, मोदी जी भले ही पूरे देश को जला दे, ये लोग तो एक ही बात कहते हैं, आएगा तो मोदी ही। ऐसे ये दौर में और 10-15% वोट अगर मोदी जुटाता है तो वो 2024 के बाद भी जिंदगी भर के लिए इस देश के तख्त पर आसीन होना लाजमी है। ऐसे दौर में अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो ये देश का क्या होगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपकी आवाज़ भी दबाई जाएगी, संविधान भी बदला जाएगा और इस देश का पूरा ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और एक कट्टरवादी सरकार केवल यहाँ राज करेगी। विरोधी पार्टियों को इस संकट को ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाना है। इसके लिए उन्हें अपना अहंकार दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें एक समझदारी से तालमेल बिठाना पड़ेगा और आज से ही एक सशक्त गठबंधन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वे सही मायने में मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं। अदरवाइज
वो कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।